स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे विरोधाभास पर बात करेंगे जो सच में हैरान कर देने वाला है। राजनीति में अक्सर विचारधारा और गठबंधन के बीच एक अजीब सा तालमेल देखने को मिलता है ना? आज की हमारी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। 2026 के केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे तो ऐतिहासिक रहे ही हैं, लेकिन उन नतीजों के बीच से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। आइए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर 1 है, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोचिए ये क्या हो सकता है। असल में आज पूरे भारत में किसी भी राज्य सरकार में कम्युनिस्ट मंत्रियों की कुल संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है। जी हाँ, केवल 1। पिछले 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वामपंथी दल देश में कहीं भी सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी एक इकलौता कम्युनिस्ट मंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर है। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, ये जो इकलौते कम्युनिस्ट मंत्री है ना, ये उसी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार का हिस्सा है, जिसने अभी-अभी 2026 के केरल चुनावों में मुख्य धारा के वामपंथियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। मतलब पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सीपीआई-एम सरकार तो चुनाव हार गई, लेकिन एक कम्युनिस्ट चिंगारी अब भी विजय गठबंधन के भीतर जगमगा रही है। तो चलिए पहले इस इकलौते कम्युनिस्ट मंत्री के बारे में ही जान लेते हैं और देखते हैं कि 2026 के केरल चुनाव के बाद क्या स्थिति बनी है। आखिर ये नेता हैं कौन? ये हैं 68 साल के सीपी जॉन, जो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी यानी सीएमपी के महासचिव हैं। इन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री बनाया गया है और इनके शपथ ग्रहण का नजारा बहुत ही खास था। जहां 19 अन्य मंत्रियों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली, वहीं बाईं ओर देखिए, सीपी जॉन और उनके साथ आरएसपी के शिबू बेबी जॉन ने सत्यनिष्ठा की शपथ लेना चुना। ये बहुत ही बारीकी से दिखाता है कि जॉन ने कांग्रेस गठबंधन सरकार में रहते हुए भी अपनी सख्त मार्क्सवादी जड़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। अब बात करते हैं 2026 की इस ऐतिहासिक जीत की, जहां 68 साल की उम्र में कोई पहली बार विधायक बना है। सीपी जॉन 3 दशकों से ज्यादा समय से यूडीएफ के एक बड़े नेता रहे हैं, लेकिन क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि वो पहली बार विधायक बने हैं? बिल्कुल। उन्होंने तिरुवनंतपुरम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और ये कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती है, क्योंकि 1977 के बाद से लगभग हमेशा ये यूडीएफ के ही पास रही है। जॉन ने करीब 10,000 वोटों के भारी अंतर से शानदार जीत दर्ज की और सिर्फ एलडीएफ के उम्मीदवार, जो कि अभिनेता सुधीर करमना हैं, उन्हें ही नहीं बल्कि बीजेपी के करमना जैन को भी हराया। सबसे अहम बात, 2001 के बाद यह पहली बार है जब सीएमपी ने विधानसभा में कोई सीट जीती है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कमबैक है। लेकिन एक कट्टर कम्युनिस्ट आखिर पिछले 30 सालों से कांग्रेस के साथ गठबंधन में कैसे आ गया, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1986 में जाना होगा। तो हुआ कुछ यूं था। 1986 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल के साथ गठबंधन को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ। इसके चलते सीपी जॉन और उनके वरिष्ठ नेता एमवी राघवन ने सीपीआईएम छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी सीएमपी बना ली। उस वक्त कई लोग वापस सीपीआईएम में लौट गए, लेकिन जॉन डटे रहे और पार्टी का बौद्धिक चेहरा बन गए। 2001 में एमवी राघवन की जीत के बाद से सीएमपी का विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। हालांकि 2001 से 2016 के बीच यूडीएफ सरकारों के दौरान जॉन ने राज्य योजना बोर्ड में अहम भूमिका निभाई। 2014 में राघवन के निधन के बाद पार्टी टूट गई, लेकिन जॉन अपनी विचारधारा पर टिके रहे और इसी लंबे संघर्ष का नतीजा है 2026 की उनकी ये तिरुवनंतपुरम वाली जीत। और उनका एक बहुत ही शानदार कोट है जो उनके इसी जज्बे को दिखाता है। उन्होंने कहा, निराशा की कोई गुंजाइश नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि पहचान बहुत देर से मिली, ये राजनीति है। जरा सोचिए, 2011 में वो महज 481 वोटों से हार गए थे। दशकों तक विधानसभा सीट का इंतजार किया, लेकिन फिर भी धैर्य नहीं खोया।
ये शब्द सच में उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा को एक ही झटके में समेट लेते हैं। अब वर्तमान पर वापस आते हैं और देखते हैं कि एलडीएफ की इस हार के पीछे का असल कारण क्या है और कैसे संचार में पूरी तरह से विफलता हुई। देखिए, सीपी जॉन सिर्फ एक मंत्री ही नहीं है, बल्कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट्स एंड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, जिसे शॉर्ट में CICDS कहते हैं, उसके नेता भी हैं। और वामपंथ की इस ऐतिहासिक हार पर उनका विश्लेषण बहुत तीखा है। उनका कहना है कि CPIM अपनी हार का अंदाजा लगाने में पूरी तरह से फेल रही। क्यों? क्योंकि जमीनी कार्यकर्ताओं और टॉप लीडरशिप के बीच बातचीत का सिलसिला ही टूट गया था। जॉन का दावा है कि कई बड़े नेता तो तलिपरंबा, पय्यानूर और अंबालापुझा जैसी जगहों पर पार्टी के ही उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे बागियों से मिल गए थे। नतीजा ये हुआ कि CPIM के वो गढ़ जिन्हें कभी अजेय माना जाता था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण देखते हैं। जॉन, जो खुद कई किताबें लिख चुके हैं और इस नतीजे की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे, उनका दावा है कि अंबालापुझा में बागी CPIM नेताजी सुधाकरण की जीत इसलिए हुई क्योंकि अल्पसंख्यक समूहों ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार H. सलाम के खिलाफ वोट दिया था। ये साफ दिखाता है कि जमीनी स्तर पर समीकरण कितने ज्यादा बदल चुके थे। तो इस सब का मतलब क्या है? वामपंथ का भविष्य क्या होगा? आने वाले दिन काफी अप्रत्याशित लग रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुख्य धारा के वामपंथ का भविष्य आखिर है क्या? एक तरफ हम देखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को चुनावी झटका जरूर लगा है, लेकिन संगठन पर उनकी पकड़ अब भी मजबूत है। पर दूसरी तरफ CP जॉन एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि विजयन के नेतृत्व के बिना CPIM बिखर सकती है। वो साफ कहते हैं कि अब पार्टी के पास कोई भी सुरक्षित सीट नहीं बची है और भविष्य बहुत ही धुंधला और संभावित रूप से खंडित नजर आ रहा है। और इसी बदलती राजनीति का फायदा उठाने के लिए CP जॉन ने एक खास 3 चरणीय रणनीति तैयार की है। पहला कदम, CICIDS गठबंधन को और मजबूत करना, जिसमें अलग हुए कम्युनिस्ट दल शामिल हैं। दूसरा कदम, जो CPIM के बागी हैं, उनके साथ बातचीत शुरू करना। और तीसरा, उन नेताओं के साथ जुड़ना जो पार्टी छोड़कर UDF के सपोर्ट से चुनाव जीत गए हैं। मतलब साफ है, वो सभी नाराज और अलग हुए कम्युनिस्टों को एक ही छतरी के नीचे लाना चाहते हैं। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। CP जॉन की ये अनूठी स्थिति भारतीय कम्युनिस्ट राजनीति के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है? एक तरफ मुख्यधारा का वामपंथ अपने गढ़ खो रहा है और दूसरी तरफ एक इकलौता कम्युनिस्ट नेता कांग्रेस के गठबंधन में मंत्री बनकर एक नए स्वरूप की रूपरेखा तैयार कर रहा है। राजनीति की ये लहरें आगे क्या रंग लाएंगी, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।